हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू पे। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि यूपी पीसीएसजे का नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन आने के साथ ही हमें एक तीसरा चेंज भी यूपी पीसीएसजे के सिलेबस के अंदर देखने को मिला और जो कुछ इस प्रकार है कि जिन 9 माइनर एक्ट का जिक्र आपके जीएस के मेंस पेपर के अंदर किया गया था, अब वही 9 माइनर एक्ट आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम में जीएस के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आपके सामने डिस्प्ले पे विजिबल हो रहा होगा कि आज जिस सब्जेक्ट को लेकर आपके साथ डिस्कशन होगा, ये भी उन 9 में से एक माइनर एक्ट है जिसका नाम है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 और आमतौर पे ये एक काफी मशहूर नाम से फेमस भी है। आमतौर पे यूजुअली हम इसको पॉश के नाम से जानते हैं, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट। जब हम इस पूरे के पूरे एक्ट की परिचर्चा को देखते हैं तो हमें सबसे पहले इसके प्रियम्बल को देखने की जरूरत है और जब हम इसके प्रियम्बल को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आमतौर पे इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है या इसका जो उद्देश्य है पर्टिकुलरली वो है महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न होने से रोका जा सके। वो भी कहाँ पे? जहाँ पर वो काम करती हैं या उनके किसी काम की वजह से अगर उनका कोई सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो उसके लिए जितने भी प्रिवेंटिव और प्रोहिबिटिव मेजर्स हैं उन सभी का जिक्र आपको इस एक्ट के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा इस एक्ट की कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि लाइक ये 2013 के अंदर 14वें नंबर का कानून था जिसको कि राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी 22 अप्रैल 2013 को मिली। उसके बाद 23 अप्रैल सन 2013 को इसको ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया गया और उसके साथ ही 9 दिसंबर सन 2013 को ये पब्लिक डोमेन में इन्फोर्स करा दिया गया। अगर मैं इस एक्ट के ओवरऑल बाइफर्केशन की बात करता हूं तो आपको ये जानने का मौका मिलता है कि ये कंप्लीटली एक्ट आपका 30 सेक्शन और 8 चैप्टर के अंदर डिवाइड है और आज की क्लास के अंदर जिस परिचर्चा के ऊपर आपके साथ डिस्कशन होगा बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है सेक्सुअल हरासमेंट से। सेक्सुअल हरासमेंट क्या है ऑलरेडी ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर हम एक महिला जो ऑलरेडी सब्जेक्ट है सेक्सुअल हरासमेंट का तो आमतौर पे वो कंप्लेंट किस प्रावधान के तहत करेगी, कहाँ कहाँ पर उसके पास विकल्प है, क्या उसके लिए कोई टाइम लिमिट है, क्या कंप्लेंट वही फाइल कर सकती है कि कोई और भी फाइल करेगा। तो आमतौर पे इन्हीं सारी चीजों के बारे में आपका जो सेक्शन 9 है वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सबसे पहली बात यहाँ पर कही गई है कि अगर कोई महिला इस एक्ट के तहत सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होती है तो सबसे पहले उसको अपनी कंप्लेंट को एक लिखित रूप में अगर उस जगह पर एम्प्लॉयर के द्वारा इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन किया गया है तो वहां देना होगा और अगर एम्प्लॉयर के द्वारा इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन नहीं किया गया है तो उसको लोकल कंप्लेंट कमेटी में अपनी कंप्लेंट देनी रहती है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि यूजुअली जिस दिन उसके साथ वो हादसा हुआ है या उसको सेक्सुअली हरास किया गया है उस दिन से उसका टाइम पीरियड शुरू होता है और मैक्सिमम 3 महीनों के अंदर उसको अपनी कंप्लेंट कंसर्न अथॉरिटी के सामने पेश करनी होती है। मान लीजिए कि अगर वो हादसा उसके साथ महज सिर्फ एक बार हुआ है तो उस डेट से उसका टाइम पीरियड शुरू होता है और अगर वो लगातार ऐसे सेक्सुअली हरासमेंट का शिकार काफी समय से चली आ रही है तो वो दिन जब उसको आखिरी बार सेक्सुअली रूप से हरस किया गया था उस डेट से उसका 3 मंथ का टाइम पीरियड शुरुआत ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो बेसिकली सेक्शन 9 जो है वो एक सिंपल सी बात कहता है कि वैसे तो इस एक्ट के अंदर सारे प्रिवेंटिव मेजर्स को अप्लाई किया गया है ताकि हम कैसे भी करके वुमेन को उनके वर्क प्लेस पर सेक्सुअली हरास होने से रोका जा सके। लेकिन अगर फिर भी हम अपने इस मिशन में नाकामयाब होते हैं किसी भी वजह से तो उनके पास 3 महीने का वक्त है। उस 3 महीने के अंदर वो चाहे तो कंसर्न अथॉरिटी के सामने अपने आवाज को या अपने ग्रीवेंसेस को एक कंप्लेंट के रूप में लिखित रूप में दर्ज करा सकती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि अगर वो जो महिला है वो पढ़ी लिखी नहीं है या वो लिखना नहीं जानती है तो आमतौर पे जिस भी कंप्लेंट अथॉरिटी के पास हो जाती है वहां पर अगर उसका कोई मेंबर अवेलेबल है या अगर वहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर या चेयरमैन अवेलेबल है तो आमतौर पर ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस महिला को
हर वो सहायता प्रदान करें या हर वो रीजनेबल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएं जिसके माध्यम से वो महिला अपनी कंप्लेंट को वहां पर दर्ज करा सके। तो आमतौर पे ऐसी परिस्थिति में उनके लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है जो उनके द्वारा कही गई बातों को उन्हीं के शब्दों में लिखकर एक कंप्लेंट के रूप में कंसर्न अथॉरिटी के सामने पेश कर देता है। अब सवाल यहाँ पर यह होता है कि वैसे तो इसका टाइम लिमिट फिक्स है कि जिस दिन भी आपके साथ वो हादसा हुआ है उससे ठीक 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी कंप्लेंट को संबंधित अथॉरिटीज के सामने दर्ज कराना होता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से आप 3 महीने के अंदर अपनी कंप्लेंट को दर्ज नहीं करा पाते हैं तो उसके बाद भी फर्दर आपको 3 महीने का एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है ताकि आप उसके अंदर अपने ग्रीवेंसेस को एक कंप्लेंट के रूप में दर्ज करा सके। बट उसके पहले संबंधित कंप्लेंट अथॉरिटी को आपको ये सेटिस्फाइड करना निहायत ही ज़रूरी है कि आखिर क्या वजह थी कि शुरुआती 3 महीनों में आप अपनी कंप्लेंट को रेज नहीं कर सके, या अब आपको ये भी बताना होगा कि बताइए कि आखिर हमें आपकी कंप्लेंट को 3 महीने का वक्त लैप्स होने के बाद भी क्यों इंटरटेन करना चाहिए। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट के प्रावधान से रिलेटेड है। आखिर कंप्लेंट कैसे लॉन्च की जाएगी, किसके सामने लॉन्च की जाएगी और कितने टाइम पीरियड के अंदर लॉन्च की जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि महिला यहाँ पर विक्टिम तो है लेकिन अपनी शारीरिक मानसिक दुर्बलता की वजह से या उसकी डेथ हो गई है या कोई भी अदर फैक्टर है जिस वजह से अगर वो विक्टिम भी है और उसके बावजूद भी अगर वो कंप्लेंट दर्ज कराने की पोजीशन पे नहीं है तो जो भी उसके लीगल हेयर्स होते हैं या जो भी उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं गार्जियन के रूप में, लोकल गार्जियन के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में, तो उनको भी ये एक्ट प्रॉपर अधिकार देता है कि वो चाहे तो उस विक्टिमाइज महिला के बिहाफ पे वो संबंधित कंसर्न अथॉरिटी के सामने कंप्लेंट को रेज कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है आपका सेक्शन 9 का। आमतौर पे सेक्शन 9 आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्री में भी सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं और मेंस में भी पूछा ये जा सकता है कि अगर मान लीजिए कोई महिला सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होती है तो वो कंप्लेंट किस प्रावधान के तहत दर्ज करती है, उसकी प्रॉपर प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही बारीकी से देखने की ज़रूरत है। इसी के रिगार्डिंग फिलहाल टारगेट फॉर आईक्यू पे ऑलरेडी आपका एक बैच रन कर रहा है 22 नवंबर सन 2022 से ठीक सुबह 8 बजे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ उन 9 माइनर एक्ट का जिक्र किया जाता है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस बैच में अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके एनरोलमेंट प्रोसीजर के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज कन्वर्सेशन एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर आईक्यू। थैंक यू सो मच।